हिंदुत्ववादी नेता और बहुत से कथावाचक अक्सर ये कहते रहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और फिर वह कहते हैं कि जाति व्यवस्था को मिटाकर ही हिंदुओं में एकता हो सकती है। और उपाय भी फिर आगे बताते हैं कि जाति व्यवस्था को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है कि सभी जाति के लोग आपस में विवाह करें। तो तर्क से विचार करेंगे, क्या वैवाहिक संबंध बनाने से, अंतर जातीय विवाह करने से जातिवाद समाप्त हो सकता है? क्या जाति व्यवस्था मिट सकती है इससे? इसका उत्तर है नहीं। और इसका कारण ये है क्योंकि संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई है, चाहे वो जाति हो, एथनिक ग्रुप्स हो, रिलीजन हो, संप्रदाय की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, तो विश्व भर की ये सारी सामाजिक संरचनाएं पुरुषों ने बनाई है। इनमें से किसी भी व्यवस्था और संरचना को समाज में स्थापित करने में महिलाओं का योगदान कहीं भी नहीं रहा है। जबकि विवाह की जो व्यवस्था है उसमें होता यह है कि विवाह के बाद सर्वाधिक जो परिवर्तन एक स्त्री के जीवन में आता है, विवाह के बाद पुरुष के जीवन में कुछ भी विशेष परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि लड़कियां ही विवाह के बाद नए घर में जाती है, नए परिवार में जाती है, तो उसके अनुरूप उसे स्वयं को बदलना पड़ता है, ढालना पड़ता है। जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। विवाह के बाद पुरुषों के जीवन में बस थोड़ा सा ये परिवर्तन है कि उसके ऊपर एक दायित्व आ जाता है परिवार का, अन्यथा कोई विशेष परिवर्तन पुरुषों के जीवन में नहीं होता। अंतर जातीय विवाह हो या किसी भी प्रकार का विवाह हो, विवाह से परिवर्तन मुख्यतः स्त्रियों के जीवन में ही होता है। जब जाति व्यवस्था पुरुषों ने बनाई है तो पुरुषों के जीवन में विवाह से परिवर्तन होना चाहिए था, जबकि पुरुषों के जीवन में तो कुछ भी विशेष परिवर्तन हो नहीं रहा। फिर ये कहना कि इससे जातिवाद समाप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल झूठ बात। और जिन लोगों ने अंतर जातीय विवाह किए हैं उनमें से अधिकांश ने अपनी पत्नी के नाम के आगे अपना जातिवादी सरनेम लगाया है। ये आपको समाज में देखने को मिल जाएगा। और फिर उनकी जो संतानें होती है उसे भी वो अपना सरनेम देते हैं, तो फिर वहां पर जातिवाद समाप्त कहाँ हुआ? और दूसरी ओर ये कहना कि इससे हिंदू एकता आएगी, तो ऐसा नहीं है। मुसलमानों में आप देखेंगे वहां भी बहुत सारी जातियां हैं, सैयद, शेख, पठान, अराइन, अंसारी, जुलाहा इत्यादि, और उन सब के बीच में अंतर जातीय विवाह नहीं होता है। वे सभी अपनी ही जातियों में विवाह करते हैं। तब भी मुसलमानों में एकता है, क्योंकि सभी मुसलमानों के लिए खुदा का स्वरूप एक है, वो एक अल्लाह पर विश्वास करते हैं। यह उनकी एकता का कारण है। आपने बहुत सारे ईश्वर बना लिए है, यह आपके बिखराव का कारण है, ना कि जाति का होना। तो बहुत सारे ईश्वर को मानते रहेंगे और अंतर जातीय विवाह कितना भी कर दे, कोई एकता इससे होने वाली नहीं है। भारत का ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट ये बताता है कि देश में जितने भी विवाहित लोग हैं उनमें करीब 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतर जातीय विवाह किया है, और करीब 1.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतर धार्मिक विवाह भी किए हैं। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो देश में जितने भी विवाह होते हैं उनमें 90% से अधिक विवाह लोग आज भी अपनी ही जाति में करते हैं। तो अंतर जातीय विवाह करने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है, 6-7% है, उससे अधिक नहीं। और दूसरी ओर अब ये देखेंगे कि शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया है। क्या शास्त्र इस प्रकार के विवाह की अनुमति देते हैं? तो जितने भी आजकल ये हिंदुत्व के नाम पर लोग ये कहने लगते हैं कि कोई किसी से विवाह कर सकता है, तो विवाह तो कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन सारे विवाह की सम्मति शास्त्रों में नहीं होती। तो जो कुछ लोग ये हो रहा है कि आजकल हिंदुत्व के नाम पर शास्त्र विरुद्ध बात भी बोल देते हैं, धर्म विरुद्ध बात भी बोल देते हैं। शास्त्रों में देखेंगे, विशेष करके मनुस्मृति और गृहसूत्र आदि ग्रंथों में जहां भी विवाह की बात आई है वहां पर विशेषता कहा गया है कि 100 वर्ण में उत्तम स्त्री और पुरुष अपने गुण, कर्म और स्वभाव अनुसार विवाह करें। तो वहां पर वर्ण की बात है, शास्त्रों में जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण का आधार गुण और कर्म बतलाया गया है। यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं, किंतु एक और बात वहां पर आती है, वो है कुल की। तो कुल जो है वो जन्म से मिलता है किसी व्यक्ति को। तो शास्त्रों में वर्ण के साथ कुल का भी विशेष महत्व बतलाया गया है, और वहाँ ऐसा बताया है कि विवाह के समय यह ध्यान देना चाहिए कि उत्तम कुल के लड़के का उत्तम कुल की लड़की से ही विवाह हो। तो कोई कैसे भी कहीं विवाह कर ले ऐसा शास्त्रों में नहीं आता। इसके पूरे एक सामाजिक व्यवस्था, एक नियम है। वहाँ ऐसा बताया गया है कि ब्राह्मण कुल का लड़का हो तो ब्राह्मण कुल की लड़की से, क्षत्रिय कुल के युवक का क्षत्रिय कुल की लड़की से, और वैश्य कुल के युवक का वैश्य कुल की लड़की से विवाह होना चाहिए। तो ये जो 3 कुल का ही विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णन आया है, अन्यत्र जातियों का विशेषता कोई वर्णन नहीं है। वर्तमान में देखेंगे तो ब्राह्मण कुल से ब्राह्मण जाति बनी है,
क्षत्रिय कुल से राजपूत जाति बनी है और वैश्य कुल से बनिया जाति बनी है। अन्यत्र जितने भी जातियां हैं 4000 4,500 जातियां, तो कम से कम उनके लिए कुछ विशेष विवाह के संबंध में शास्त्रों में प्रावधान नहीं आता है। कुल के संदर्भ में भी केवल इन्हीं 3 जातियों का वर्णन आता है और इन 3 जातियों को द्विज कहा गया है। इनमें ही ऋषि परंपरा से गोत्र होते हैं, तो ऐसा प्रावधान है। तो ये जो 3 जातियां हैं ये अपने अपने जाति में विवाह करें, बाकी जातियां अगर चाहे तो आपस में संबंध बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए शास्त्रों में ऐसा कुछ विशेष मनाही नहीं है। तो ये जो द्विज जातियां हैं इनमें ऋषि परंपरा से गोत्र होते हैं, तो ये भी कहा गया कि 100 गोत्र में विवाह ना करे, अर्थात पिता के गोत्र को छोड़ के विवाह करें। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन कुलों से जो युवक और युवतियां है वो अपने अपने जातियों में विवाह करें और पिता के गोत्र को छोड़ के विवाह करें, तथा विवाह के समय यह विशेष रूप से ध्यान दें कि लड़के और लड़की का गुण और स्वभाव आपस में मेल खाता हो, क्योंकि जहां गुण और स्वभाव का मेल होता है वही गृहस्थ जीवन उत्तम होता है, तथा दोनों का विवाह में आपसी सहमति हो, क्योंकि आपसी सहमति के बिना विवाह नहीं हो सकता। आपसी सहमति होनी चाहिए, जिसे कि पहले स्वयंवर की प्रक्रिया होती थी, जहां लड़का और लड़की अपने अपने वर्ण में उत्तम स्त्री और उत्तम पुरुष आपस में एक दूसरे को चुनते थे। तो स्वयंवर जैसी ही व्यवस्था है जहां एक दूसरे को चुनना चाहिए। और आपके जैसे ही स्वभाव का लोग, आपके जैसे ही सामाजिक पृष्ठभूमि जिसकी होगी वह आपको आपकी ही जाति में मिलेगी। अन्य जातियों में आपके जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं मिलते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे आप देखेंगे तो जो जेनेटिक्स होता है किसी व्यक्ति का, अनुवांशिक, उसका प्रभाव उसके शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। आज भी विश्व में आप, भारत में आप अगर देखेंगे तो जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता अधिकांश आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे, अधिकांश आपको वैज्ञानिक भारत में ब्राह्मण मिलेंगे, तथा अधिकांश प्रोफेसर जो बड़े यूनिवर्सिटी में तथा विदेशों में भी जो भारतीय लोग प्रोफेसर है हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में, उनमें भी अधिकांश ब्राह्मण ही आपको मिलेंगे। तो यह सब चीजें आती कहाँ से? यह सब चीजें उनके अनुवांशिक गुण से आते हैं, उनके कुल के प्रभाव से आता है, क्योंकि ब्राह्मणों का मुख्य पेशा ही, परंपरागत पेशा शिक्षा से जुड़ा रहा है, उनका कार्य ही शिक्षा देना रहा है। अतः आज भी शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र में वो भारत में सबसे आगे है। दूसरी ओर क्षत्रिय जो राजपूत है, उनका पारंपरिक कार्य सैन्य और शासन से जुड़ा रहा है। आज भी भारतीय सेना में सर्वाधिक आपको राजपूत मिलेंगे। सर्वाधिक वहाँ युद्ध लड़ने में वीरता जिन्होंने दिखाई वो राजपूतों ने दिखाई है, क्योंकि वो उनका अनुवांशिक गुण रहा है, वो मार्शल रेस है, योद्धा वर्ग है। और आप देखेंगे तो वैश्य जाति जो बनिया है, जिनका मुख्य पेशा व्यापार रहा है, वाणिज्य रहा है, आज भी आप देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक जो उद्योगपति है वो आपको बनिया ही मिलेंगे सबसे अधिक। तो ये सब चीजें अनुवांशिक गुणों से प्रभावित होता है। अगर ये अंतरजातीय विवाद बहुत बड़े स्तर पर शुरू कर दे तो इनका जो अनुवांशिक क्रम है, जो कुल का प्रभाव है, अगली पीढ़ी तक नहीं जा पाएगा। ये एक सत्य बात है। विश्व में आप देखेंगे तो यहूदी लोग जिन्होंने 225 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता है। यहूदियों में एक वर्ग है एस्केनाजी यहूदी। सारे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एस्केनाजी यहूदी ही है। अन्य जो यहूदी समुदाय है, सेफर्दी है, मिजराही है, उनके साथ एस्केनाजी यहूदी लोग विवाह नहीं करते हैं। तो जब इतने अधिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाला समुदाय, जब विश्व का एक प्रभावशाली बौद्धिक वर्ग यहूदी, जिन्होंने 225 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, वो जब अंतर्जातीय विवाह अपने ही धर्म के भीतर नहीं करते, फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि अंतर्जातीय विवाह लाभप्रद है। दूसरी ओर अमेरिका में भी लगभग 1960 के दशक तक इंटररेशियल मैरिज पर प्रतिबंध लगा था। आज के समय में प्रतिबंध नहीं, किंतु अगर कोई इंटररेशियल मैरिज अमेरिका में करता है, अलग अलग रेशियल समूह वहां पे है, तो उनके बीच के विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे लोग समाज से वहां कट जाते हैं। आप देखेंगे तो जिन लोगों ने भी अंतर्जातीय विवाह किया है और दोनों अगर विपरीत सामाजिक पृष्ठभूमि से है, तो उनके संतानों का समुचित बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। ऐसे आपको बहुत कम अपवाद के रूप में ही लोग मिलेंगे जिनकी अगली पीढ़ी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है अंतर्जातीय विवाह से, जिनके माता पिता अलग अलग जाति से थे। तो जिनके कुल में बहुत उत्तम लोग होते हैं, जो कई कई पीढ़ियों से विकास करते आ रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ी भी तभी विकास करती है जब उनके दोनों माता पिता का कुल में समानता हो, यानी कि विकास के क्रम में दोनों कुल बहुत आगे होने चाहिए।
तभी अगली पीढ़ी का बौद्धिक विकास होता है। इस विषय पर और भी बहुत सी बातें कही जा सकती है, पर आप सब बुद्धिमान लोग हैं, इतने से ही बहुत सारा समझ जाएंगे। बाकी और बातें जो छूट गई होंगी वो बाद में कभी मैं बताऊंगा, और आप सब इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अपने अपने बुद्धि के अनुसार इस पर विचार कर ले। धन्यवाद।